हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के सिंप्लीफिकेशन टेस्ट सीरीज में ये है टेस्ट नंबर 23 के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। चलिए इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, गणित की एक परीक्षा में 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं। यदि इनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक कितना होगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जहां पर आपको लगातार 5 विषम या 5 सम कहा जाता है और उनका योग दिया जाता है, तो आप एक काम करें, जो योगफल की राशि है ये 185 है, कुल उम्मीदवार 5 हैं। इस प्रकार से इन कुल उम्मीदवारों की संख्या से आप इस योग को जब डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 5 लगातार विषम संख्याओं का योग है, इसीलिए जब आप इसे कुल संख्या से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 सातु 35। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या प्राप्त होगी भाग देने पर, ये मध्य की संख्या आएगी, और मध्य की संख्या होने पर, कुल 5 होने पर ये मध्य की है, यानी इसके आगे 2 संख्याएं आएंगी और इसके पीछे 2 संख्याएं आएंगी। इस प्रकार से इसके आगे 39 और 41 दो अगली विषम संख्याएं होंगी। इसका मतलब उच्चतम अंक जो होगा वो 41 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा इनका महत्तम समापवर्त 13 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करिए। देखिए, यदि इस प्रश्न की जगह पर मैं योग की जगह पर संख्याएं पूछता तो आप बड़ी आसानी से 2 संख्याओं का ऑप्शन से इस्तेमाल करते हुए कर लेते, लेकिन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया, मैंने योग पूछा है। अब आपको बेसिक तरीके से ही इसे करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में महत्तम समापवर्त यानी HCF दिया हो और उन संख्याओं का गुणनफल दिया हो, तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमें HCF जो दिया हुआ है ये 13 दिया है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको एक परिभाषा समझा देता हूँ, सह अभाज्य संख्याएं। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? पहली बात तो अभाज्य संख्याएं हम बात करें तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या तो 1 से। इसका मतलब कि 2, 3, 5, 7 ये सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इसी के आधार पर सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका जोड़ा, अर्थात 2 और 3 का जोड़ा, 4 और 7 का जोड़ा, 2 और 5 का जोड़ा, और इसी प्रकार से, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इस प्रकार से 2 और 3 सह अभाज्य संख्याएं होंगी, 4 और 7 सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका दोनों का HCF जो होता है वो 1 होता है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा है कि एक HCF ही होगा 2 संख्याओं का, तो वे संख्याएं आपस में सह अभाज्य होंगी। इस प्रकार से मैंने आपको सहअभाज्य संख्याओं की परिभाषा बता दी, क्योंकि इस क्वेश्चन में वही काम आएगी। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है और आपको HCF दिया जाता है, तब आप मान लीजिए कि सहअभाज्य संख्याएं A और B हैं। तब A एक सहअभाज्य संख्या होगी और दूसरी B दूसरी सहअभाज्य संख्या होगी। अब इस पहली सहअभाज्य संख्या को HCF से गुणा करने पर हमें पहली संख्या प्राप्त होती है जो प्रश्न में कही गई है। इसी प्रकार से दूसरी सहअभाज्य संख्या से HCF का गुणा करने पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त होती है। अब हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। 13A पहली है और 13B दूसरी है। A और B का हमें मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। अब पहली और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है वो 2028 है, तो आप यहाँ पर 13A गुणा में 13B बराबर में 2028 रख दीजिए। अब इस प्रकार से A गुणा में B बराबर में हो जाएगा 2028 बटा में 13 गुणा में 13। अब 13 से इसे विभाजित करिए तो 13 एकम 13 बच गया 7, 13 पंजे 65 बच गया 7, 13 छिंग 78, फिर 13 से विभाजित कर दीजिए, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26। इस प्रकार से A और B का जो गुणनखंड होगा वो 12 होगा। इसका मतलब कि जो सह अभाज्य संख्याएं हमने सोची थी A और B के स्वरूप में, वे 12 के गुणनफल में होगी। अब ध्यान से समझिए, आपको थोड़ा विचार करके A और B के मानों को निकालना पड़ेगा। तो A और B के क्या क्या मान हो सकते हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, A और B का मान जो है वो गुणनफल 12 होना चाहिए। अब यदि आप A 2 लेते हैं और B 6 लेते हैं तो 12 बनता है, लेकिन 6 और 2 सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती, क्योंकि 2 6 को पूरा विभाजित कर देता है। तो आप अगली संख्या लेंगे जो कि है 3 और 4। देखिए, 3 और 4 आपस में सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि 3 और 4 का HCF 1 होता है। तो इस प्रकार से हमें A का मान पता चल गया 3 और B का मान पता चल गया 4। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर A का मान आ चुका है 3 और B का मान आ चुका है 4, जो कि सहअभाज्य संख्याएं हमने मानी थी। अब क्या करना है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने A और B का जो मान निकाल लिया। हमने पहली संख्या 13A मानी थी, तो वो हो गई 13 गुणा में 3 यानी कि 39, और दूसरी संख्या
13 गुणा में 4 यानी कि 13 चौक 52। इस प्रकार से पहली संख्या 39 हो गई और दूसरी संख्या 52। इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो इस प्रकार से 9 और 2 11, 1 हासिल का 1, 5 और 3 8 और 1 9, इन दोनों का योगफल जो हो जाएगा वो 91 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो मैंने आपको HCF के पैटर्न पे ये क्वेश्चन बता दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन LCM के पैटर्न पे है, जैसा कि मैंने दोनों को कंपेयर करने के लिए लिया है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इनका LCM यानी लघुत्तम समापवर्त 300 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पिछला क्वेश्चन मैंने HCF पे बता दिया, ये क्वेश्चन मैं LCM पे बता रहा हूँ। यहाँ पर हमें LCM जो दिया हुआ है वो 300 दिया हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे पहले एक लॉजिक समझा देता हूँ। देखिए मान के चलिए कि कोई संख्या 66 है, तब 66 के हम गुणनखंड निकालेंगे तो पहले 2 से इसे डिवाइड करने पर ये 33 बार डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करने पर ये 11 बार डिवाइड हो जाएगा और फिर 11 से ये डिवाइड करने पर 1 बार। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि 66 कोई संख्या है यदि, तो 2 गुणा 3 गुणा 11 ये उसके गुणनखंड होंगे। अब यदि मेरे पास में 2 और 3 ही गुणनखंड है, ये वाला गुणनखंड नहीं प्राप्त है, तो मैं इस गुणनखंड को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ पर यदि इस गुणनखंड को मैं x मान लूँ तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि 66 बराबर में 2 गुणा में 3 गुणा में ये x होगा। तो इस प्रकार से ये x का मान 11 के स्वरूप में इसे सॉल्व करने पर प्राप्त हो जाएगा। ये प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है। यहाँ पर दो संख्याएं आपको अनुपात में दे दी जाती है जो कि वास्तविकता में यहाँ पर दिए गए गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से करते हैं कि वे दो संख्याएं a बटा b जो हैं वो 3:5 में है। अब देखिए a जो है वो 3 के अनुपात में है और b जो है वो 5 के अनुपात में है। इस प्रकार से ये संख्याएं हैं। अब ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको तीसरा जो गुणनखंड है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 11 लिया था, वह आपको x ले लेना है। इस प्रकार से जो संख्याएं हो जाएंगी वे इस प्रकार से हो जाएंगी कि 3 गुणा में 5 गुणा में इस तीसरे गुणनखंड को गुणा करेंगे तो हम 300 के बराबर इसे रख देंगे। इस प्रकार से 5 तिया 15 और 15 से इसे कैंसिल करेंगे तो 15 दूनी 30। इस प्रकार से वो जो तीसरा गुणनखंड होगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि 20 है। अब इस प्रकार से हम संख्याएं पता कर लेंगे जो कि होंगी x यानी इस तीसरे गुणनखंड को पहले a के अनुपात से गुणा करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3x यानी कि 3 गुणा में 20। इस प्रकार से ये संख्या हो गई 60 और b बराबर में इस तीसरे गुणनखंड को जब हम b के अनुपात से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। इस प्रकार से 5 गुणा में 20 बराबर में 100। तो इस प्रकार से पहली संख्या हो गई 60 और दूसरी संख्या हो गई 100 जो कि ऑप्शन सी पे दिया गया है। मैं आपको एक बार फिर से ये प्रोसेस समझा देता हूँ। जब भी आपको दो संख्या अनुपात में दी गई होंगी और उनका LCM दिया गया होगा तब आप तीसरा गुणनखंड x मान लीजिए। इस x गुणनखंड को दोनों अनुपातों के साथ में गुणा करने पर आपको उस x की वैल्यू पता चल जाएगी। x की वैल्यू को पता करने के बाद में उन दोनों ही अनुपातों के साथ जब आप अलग अलग इस तीसरे गुणनखंड को गुणा करेंगे तो आपको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके लिए सरल हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यदि आपको ये बेहतर समझ में आया है तो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतया विभक्त हो। अब देखिए हमें वह संख्या प्राप्त करनी है जो 463 से पूर्ण विभक्त हो। तो हम सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 99,999। अब आप एक काम करें कि प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ। इस 9,999 संख्या को 463 से विभाजित कर दीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टोटल 2 बार 463 विभाजित होगा। तो 463 को 2 बार गुणा करने पर संख्या बनती है 926। आप गुणा कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर सीधे कर देता हूँ। यहाँ पर 9 में से 6 गई तो 3 बचती है, 9 में से 2 गई तो 7 बचती है, ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से अगला 9 उतार लीजिए। फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अब 2 बार विभाजित नहीं होगा, ये सिर्फ 1 बार विभाजित होगा। तो 1 बार कर दीजिए 463। इस प्रकार से 9 में से 3 गया तो 6 बच गया, 13 में से 6 गया तो 7 बच गया, यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, 276। अब अगला 9 और उतार लीजिए। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 463 है और बची हुई संख्या 2769 है। अब आप अंदाजन इस संख्या को लीजिए। यदि ये 400 होती, कम से कम 4 6 24 बार तो ये भाग चला जाता। यहाँ पर 4 6 24, लेकिन ये 63 अधिक है, इसीलिए इसका संख्या का भाग 5 ही बार जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से 463 को 5 से गुणा करने पर जो संख्या आएगी 2315 आएगी। यहाँ पर हम इस संख्या को घटाते हैं तो 9 में से 5 गई तो 4 बच गई, 6 में से 1 गई तो 5 बच गई और 7 में से 3 गई तो 4 बच गई। इस प्रकार से यहाँ पर शेषफल आ जाएगा
454 जो कि 463 से कम है और यही अंतिम शेषफल होगा और यही हमें चाहिए था। अब आप एक काम करें, जो आपने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली थी उस संख्या में इस शेषफल को घटा दीजिए। तो यहाँ पर 454 को हम घटाएंगे जब, तो संख्या आएगी 9 में से 4 गई तो 5 बच गई, 9 में से 5 गई तो 4 बच गई, 9 में से 4 गई तो 5 बच गई और ये 99। यहाँ पर 99,545 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी पर दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप सभी प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 की घात 5 धन 3 की घात 5 किस संख्या से विभाजित होगा। तो दिए गए ऑप्शन में से ये किस संख्या से पूर्ण विभाजित होगा ये हमें पता करना है। पिछले वीडियो में मैंने इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों में जहां पर आपको कोई संख्या a की घात n प्लस b की घात n के स्वरूप में दी गई है, तब यह संख्या दो आधार पर विभाजित होगी। यहाँ पर n का मान सम या n का मान विषम है, ये आपको देखना होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर यह संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n के स्वरूप में दी गई है, जहाँ पर a का मान 7 है, n का मान 5 है, प्लस b का मान 3 है और n का मान 5 है। इस प्रकार से ये विषम संख्या पर आधारित प्रश्न है। जब भी n का मान विषम होता है तब हम ये कह सकते हैं कि 7 की घात 5 प्लस 3 की घात 5 जो होगी वो 7 धन 3 यानी कि a प्लस b से पूर्ण विभाजित होती है। तो यहाँ पर 7 और 3 क्या होता है, 10 होता है। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मैं एक और पैटर्न यहीं पर आपको बता देता हूँ। यदि ये प्रश्न इस प्रकार से होता कि 7 की घात 8 प्लस 3 की घात 8 किससे पूर्ण विभाजित होगा, तो क्योंकि यहाँ पर n का मान जो है वो सम है, इसीलिए ये संख्या a प्लस बी इंटू a माइनस बी से विभाजित होती। यहाँ पर a 7 है तो यहाँ पर हम 7 रखेंगे, b का मान 3 है, अगले ब्रैकेट में 7 ऋण 3, 7 और 3 10 गुणा में 4 यानी कि इसका आंसर आता 40। तो मैंने आपको दोनों पैटर्न बता दिए, n का मान विषम होगा और n का मान सम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप बेहद आसानी से कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस को जरूर लिखिए ताकि मैं और अच्छे मोटिव से आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।